अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो प्ले इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है डेथ ऑफ अ सेल्समैन, जिसको लिखने वाले हैं आर्थर मिलर। इस वीडियो के अंदर हम लोग इस प्ले की समरी एंड क्रिटिकल एनालिसिस डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं इसी प्ले के ऊपर एक और वीडियो बना चुकी हूँ जो कि हमारा लेक्चर नंबर 1 था। उसके अंदर मैंने इस प्ले का इंट्रोडक्शन कवर किया। इसमें मैंने राइटर का इंट्रोडक्शन, इस प्ले का इंट्रोडक्शन, इसके की फैक्ट्स, इसके अलावा अमेरिकन ड्रीम क्या होता है मैंने उसके बारे में बता दिया उसके अंदर। फिर थीम्स और जो करेक्टर लिस्ट थी उसको मैं फ़र्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ। इन शॉर्ट जो ओवरऑल इंट्रोडक्शन है इस प्ले का वो मैं उस फर्स्ट लेक्चर में कवर कर चुकी हूँ। ये हमारा सेकंड लेक्चर है जिसमें हम समरी और क्रिटिकल एनालिसिस। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो पहले वो देख लें ताकि आपको ये प्ले अंडरस्टैंड करने में आसानी हो, क्योंकि जितने भी इस प्ले की जो बेसिक्स थी वो मैं फ़र्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुकी हुई हूँ। तो अब लेक्चर को शुरू करते हैं। अगर आपके पास इस बुक की मतलब इस प्ले की टेक्स्ट बुक है तो वो ओपन कर लें ताकि हम लोग साथ साथ एनालिसिस भी कर सकें। जैसा कि जब फर्स्ट चैप्टर यानी कि एक्ट 1 ओपन होता है तो एक्ट 1 की बिल्कुल स्टार्ट की सेटिंग हम देखते हैं, वहाँ पे एक मेलोडी सुनी जाती है। लाइंस हैं, अ मेलोडी इज़ हर्ड प्लेड अपॉन अ फ्लूट, इट इज़ स्मॉल एंड फाइन टेलिंग ऑफ ग्रास एंड ट्रीज एंड द हॉरिजॉन द कर्टेन राइजेस। अब मेलोडी जो हर्ड, यहाँ पे फर्स्ट वर्ड जो यूज़ किया गया मेलोडी इज़ हर्ड। मेलोडी किसका सिंबल है, फ्लूट किसका सिंबल है, ये दोनों मेमोरीज़ का सिंबल है, पास्ट का सिंबल है। तो इट मीन स्टार्टिंग पे ही बता दिया गया हुआ है कि इसके अंदर मेमोरीज़ हमें देखने को मिलेंगी, हम लोग को इसमें पास्ट देखने को मिलेगा। फिर कर्टन राइजेस यानी कि पर्दे उठते हैं। अब क्या हुआ है हमारे पास स्टेज के ऊपर बेसिकली एक प्ले है ना जो परफॉर्म किया जा रहा है। तो प्ले स्टार्ट होने से पहले हम लोगों को आवाज़ आई है मेलोडी की, जो कि फ्लूट जो है वो बजाया जा रहा था, बांसुरी बजाई जा रही थी। उसके बाद क्या हुआ है, पर्दे उठे हैं, मीन्स कर्टन पीछे हो गए हैं स्टेज से। अब स्टेज पे हमारे पास एक पर्सन अपेयर हुआ है जो कि एक सेल्समैन है। सेल्समैन के आने से पहले हमें एक सेल्समैन का घर नज़र आता है, जैसा कि लिखा है, बिफोर अस इज़ द सेल्समैन्स हाउस, वी आर अवेयर ऑफ टॉवरिंग एंगुलर शेप्स बिहाइंड इट, सराउंडिंग इट on all sides, only the blue light of the sky falls upon the house and for stage। सिर्फ ब्लू लाइट नज़र आ रही है वहाँ पे जो घर के ऊपर पड़ रही है। The surrounding area shows an angry glow of orange। Angry glow of orange means ऑरेंज कलर यहाँ पे पोल्यूशन को सिम्बलाइज कर रहा है कि जो एरिया है वो पोल्यूटेड है। और घर किसका दिखाया गया, उस पोल्यूटेड एरिया के अंदर सेल्समैन का घर दिखाया गया हुआ है। नेक्स्ट लाइन्स देखें, एज मोर लाइट अपियर्स वी सी अ सॉलिड वॉल्ट ऑफ अपार्टमेंट हाउसेस अराउंड द स्मॉल फ्रेजाइल सीमिंग होम। अब यहाँ पे बताया गया कि जब थोड़ी लाइट और पड़ती है तो देखते हैं वो जो अपार्टमेंट है वो कैसा है, वो फ्रेजाइल है, मीन्स कि एक वीक किस्म का अपार्टमेंट है, इतना स्ट्रॉन्ग उसकी बिल्डिंग नहीं है जिस घर के अंदर सेल्समैन रह रहा है। अब ये जो आपके सामने स्लाइड है उस सब कुछ शो नहीं हो रहा होगा, आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप टेक्स्ट बुक को ओपन करें, क्योंकि मैं अभी एक्ट 1 की जो सेटिंग है, स्टेज सेटिंग है, उसको बता रही हूँ ताकि स्टेज सेटिंग हमारे पास क्लियर हो जाएगी, फिर हम हमारी स्टोरी की तरफ फर्दर आएंगे। फिर सेटिंग में देखते हैं, एन एयर ऑफ द ड्रीम क्लिंग्स टू द प्लेस, अ ड्रीम राइजिंग आउट ऑफ रियलिटी, कि एक ऐसा ड्रीम है जो कि एक रियलिटी नहीं है। The kitchen at center seems actual enough for there is a kitchen table with 3 chairs and refrigerator। अब वहाँ पे जो उस घर है उस घर के बिल्कुल सेंटर में एक किचन है, किचन के साथ 3 चेयर्स पड़ी हुई हैं, वहाँ पे एक रेफ्रिजरेटर है। ये 3 चेयर क्या रेफ़र कर रही हैं, एब्सेंस ऑफ सेल्समैन को रेफ़र कर रही हैं। क्यों, घर में लिंडा भी है, बिफ भी है, हैप्पी भी है, लेकिन जो सेल्समैन है वो घर से बाहर रहता है, किसके लिए, काम के लिए। और इसके अलावा ये जो 3 चेयर्स हैं बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं कि तीनों मेल को रेफ़र कर रही हैं, बिफ, साथ में हैप्पी और साथ में सेल्समैन को। और लिंडा जो है वो मोस्टली कुकिंग करके इनको देती है, सर्व करती है। तो लिंडा यहाँ पे हम एज अ नर्चर भी कह सकते हैं कि एज अ नर्चर एक्ट करती है, एज अ केयरर एक्ट कर रही है, या बॉन्डिंग के तौर पे एक्ट कर रही है जो कि फैमिली को स्ट्रॉन्ग करना चाहती है। किचन के बिल्कुल बैक साइड पे लिविंग रूम का रास्ता है, राइट साइड पे किचन के बेडरूम है,
और उस बेड के शेल्फ के ऊपर एक सिल्वर कलर की एथलेटिक ट्रॉफ़ी पड़ी हुई है, और वो ट्रॉफ़ी किसकी है? वो बिफ की है, ठीक है। और वो ट्रॉफ़ी एक विक्ट्री को सिंबलाइज़ कर रही है। अच्छा, और विंडो जो है वो अपार्टमेंट की खुली हुई है। अपार्टमेंट की विंडो खुली होना सिंबलाइज़ करता है एस्केप को। अभी मैं जो सेटिंग जो आपको वो क्लियर कर रही, वहाँ पे क्या क्या था। किचन के पीछे जो है वो 6.5 फीट ऊंचा एक बेडरूम है, जो कि बॉयज़ का बेडरूम है। तो ये सारी सेटिंग दिखाने के बाद हमारे पास स्टेज के ऊपर करैक्टर एंटर हुआ। सबसे पहला कौन सा? विली लॉमैन का। विली लॉमैन, इसका नेम सिंबॉलिक है। लॉमैन जो है वो LOW लॉ मैन को सिंबलाइज़ कर रहा है, मतलब एक आदमी जो इन्फीरियर रैंक से बिलोंग कर रहा हो। विली लॉमैन जब एंटर होता है तो उसके हाथ में 2 केसेस होते हैं, जैसा कि आप ये पिक्चर में देख रहे हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। ये 2 केसेस अपने हाथ में लेकर वो एंटर होता है, जिसको क्रिटिक कहते हैं कि ये बेसिकली सिंबल किसका है? इसके दोनों बेटों का, जो कि बर्डन है इसके लिए, जिनकी वे में नहीं कर सका। और जब ये आता है तो फ्लूट पे बजती है, ठीक है, बांसुरी का बजना, लेकिन वो उसको सुनता है। सुनने के बावजूद भी वो इसके बारे में अवेयर नहीं होता। एक होता है कि आप जो खुद सुन रहे होते हो एक्टिव होकर, एक होता है कि आप पैसिवली सुन रहे हो, आपके कान में आवाज़ पड़ना। तो इसके कान में आवाज़ पड़ती है, ठीक है, और वो उसके बारे में अवेयर नहीं होता। तो इट मीन्स जब ये एंटर हुआ है, इसका ये फ्लूट का बजना ही जिसके ऊपर इसका ध्यान नहीं गया, वो क्या रेफ़र कर रहा है कि ये स्ट्रेस में है, ये एक पेन में है, हैप्पीली एंटर नहीं हो रहा एक जगह पे। और जब ये घर में आता है तो आते साथ ही किचन की तरफ एंटर होता है। क्यों? क्योंकि किचन सेंटर में है। दरवाज़ा अनलॉक करो तो सामने किचन आता है। विली लॉमैन जो है ये 60 ईयर्स ओल्ड है, और जब ये घर में एंटर होता है तो अपने जो इसने केसेस पकड़े होते हैं हाथ में, वो नीचे रखता है। इसके जो पाम होती हैं, हाथ की हथेलियाँ होती हैं, वो सूजी होती हैं, और एक आते साथ ही साय escapes his lips, इसके ना मतलब एक दुख भरे अल्फाज निकलते हैं। साय होता है एक लंबा सांस लेना, या दुख के साथ सांस लेना, या रिलैक्सेशन के साथ सांस लेना। और वो कहता है इट माइट बी ओ बॉय, यानी कि इसके मुँह से जो वर्ड्स निकलते हैं वो ओ बॉय के निकलते हैं। अब जब विली लॉमैन आता है तो इसकी जो वाइफ है लिंडा, वो उसको बड़े अच्छे से मिलती है। लिंडा बेसिकली अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती है, वो उसको एडमायर करती है। और विली जब आता है तो वो विली से पूछती है कि क्या हुआ है, तुमने कार तो नहीं स्मैश्ड कर दी, तुम्हारी कार की टक्कर तो नहीं हो गई? तो विली कहता है आई सेड नथिंग हैपेंड, डिड नॉट यू हेयर मी। अब लिंडा को ये क्यों लगता है कि इसने कार को स्मैश्ड कर दिया है? क्योंकि विली जो है वो अपनी अनकॉन्शियस स्टेट में रहता है मोस्टली, और उसको कोई ना कोई अटैक होता रहता है। अटैक मीन्स कि साइकोलॉजिकल अटैक काइंड ऑफ। किस तरह का ये अटैक होता है? सोचने लग पड़ता है, ड्राइविंग करते करते कुछ ना कुछ सोचने लग पड़ता है, चलते चलते कुछ ना कुछ सोचने लग पड़ता है, ठीक है, सोचता बहुत ज़्यादा, ओवर थिंकिंग। तो उसको लगता है कहीं इस बेस पे उस जो विली है उसने कुछ कर तो नहीं दिया ऐसा। और ये क्या है? ये एक फोर शैडोइंग है, क्योंकि बाद में ऐसा ही कुछ होने वाला है। फोर शैडोइंग है, ठीक है। फोर शैडोइंग कहते हैं कि राइटर शुरू में ही ऐसे कुछ वर्ड्स यूज़ कर ले जो कि बाद में होने वाला इवेंट है उसके बारे में हिंट दे। अब विली बड़ा टायर्ड होता है, कंफ्यूज्ड होता है। विली कहता है आई एम टायर्ड टू डेथ, आई कुड नॉट मेक इट, आई जस्ट कुड नॉट मेक इट लिंडा। यानी कि अब वो बात बोल रहा है कि मैं थक चुका हूँ, मैं इसको नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। यहाँ पे इसका होपलेस एटीट्यूड नज़र आया अभी हमारे पास, कि कुछ करना चाहता है जो ये नहीं कर पा रहा। क्या? आगे जाके पता लगेगा। आगे से लिंडा पूछती है वेयर वर यू ऑल डे, यू लुक टेरिबल, तुम कहाँ थे? तो विली आगे से कहता है आई गॉट एज फॉर एज अ लिटल अबव योंकर्स। योंकर्स कहते हैं न्यूयॉर्क के अंदर सिटी का नाम है। आई स्टॉप्ड फॉर अ कप ऑफ कॉफ़ी, मे बी इट वॉज द कप ऑफ कॉफ़ी। कि विली को सिर्फ ये याद है कि वो एक कॉफ़ी के लिए शायद कहीं पे रुका था योंकर्स नाम की प्लेस में। लिंडा पूछती है क्या? विली कहता है आई सडनली कुड नॉट ड्राइव एनी मोर, कि मैं अब ड्राइव नहीं कर सकता। द कार केप्ट गोइंग ऑफ ऑन टू द शोल्डर, यू नो, मतलब कि मैं फर्दर कार को ड्राइव नहीं कर सकता।
कार जो है वो टकराने ही वाली थी। तो आगे से लड़की कहती है, यानी कि लिंडा कहती है, ओह मे बी इट वॉज द स्टीयरिंग अगेन। स्टीयरिंग मीन्स कि हो सकता है ये व्हीकल तुम्हारा ठीक ना हो, उसके से तुम्हारी गाड़ी जो है वो गिरने लगी हो या टकराने लगी हो। यहाँ पे इल्यूजन, ठीक है, इल्यूजन लिंडा का, इल्यूजन भी इसका हम थीम कह सकते हैं। किस तरह से इल्यूजन है ये, कि बेसिकली ये खुद को ही धोखा दे रही है, क्योंकि वहाँ पे विली लोमैन बता रहा है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझसे ड्राइव नहीं हो रहा था, सो ऑन। तो ये कहती हो सकता है ये स्टीयरिंग तुम्हारा ठीक ना हो, इसलिए तुम टक्कर खाने लगे थे वगैरह वगैरह। विली कहता है नहीं, ये मैं ही टक्कर खाने लगा था। तो आगे से लिंडा कहती है मे बी इट्स योर ग्लासेस, हो सकता है तुम्हारी ग्लासेस ख़राब हुई हों। तो विली कहता है नहीं, ये मैं ही था, मेरे से ही गलती हुई थी। अब लिंडा बार बार उसको ऐसा क्यों कह रही है, केयर, कि वो अपने हस्बैंड को रिलैक्स करना चाहती है। मेंटली डिप्रेशन में है वो उसको उस डिप्रेशन से, उस कन्फ्यूजन से, उस टायर्डनेस से निकालना चाह रही है। कहती परेशान ना हो, तुमने सब कुछ कर लेना है, उसको होप दे रही है। तो साइकोलॉजिकल प्ले के तौर पे अगर हमारे आता है तो ये वाली पॉइंट्स डिस्कस कर देने हैं आपने। जैसे कि विली बहुत ज़्यादा सोचता है तो कैसे कहती है, बट यू डिड नॉट रेस्ट योर माइंड इज़ ओवर एक्टिव एंड द माइंड इज़ व्हाट काउंट्स डियर। अब ये लाइन क्या है, ये बेसिकली योर माइंड इज़ ओवर एक्टिव, यहाँ पे साइकोलॉजिकल एलिमेंट आ जाता है हमारे पास कि विली बहुत ज़्यादा सोचता है, तो वो कहती है तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, थोड़ा रेस्ट कर लो। फिर इसके बाद लिंडा जो है वो एस्पिरिन लेती है। एस्पिरिन बेसिकली एक काइंड ऑफ ड्रग होता है जो आपको रिलैक्स करता है, मेंटली तौर पे आपका जो पेन होता है, स्ट्रेस होता है, वो दूर करता है। विली को भी ऑफर करती है कि तुम भी एस्पिरिन लोगे। अब ये एस्पिरिन जो है वो सिंबल किस चीज़ का है, सिंबल ऑफ एस्केपिज्म का, ठीक है। तो लिंडा जो अपने हस्बैंड को रेस्ट करने का कहती है और साथ में कहती है कि उसको न्यूयॉर्क में ही काम करना चाहिए, लेकिन विली फील करता है कि उसकी न्यूयॉर्क में कोई ज़रूरत नहीं है। अब बेसिकली बाय प्रोफेशन विली लोमैन कौन था, ट्रैवलिंग सेलमैन था, तो उसको हर वीक यहाँ वहाँ ट्रैवलिंग करना पड़ती थी। तो लिंडा उसको कह रही है कि तुम अपने बॉस से बात करो और अपनी जो जॉब है वो तुम फिक्स करवा लो न्यूयॉर्क के अंदर ही, और वहाँ पे ही तुम काम करो। लेकिन विली कहता है उनको मेरी न्यूयॉर्क में ज़रूरत नहीं है। फिर लिंडा कहती है तुम हॉवर्ड से बात करो। हॉवर्ड बेसिकली इसका बॉस है। तो आगे से विली कहता है कि अगर फ्रैंक वैगनर अलाइव होता ना, वो अलाइव होता तो मैं अब प्रेजेंट टाइम पे न्यूयॉर्क में ही जॉब कर रहा होता। और जब वो फ्रैंक वैगनर की और हॉवर्ड की बात करता है ना, तो यहाँ पे वो जनरेशन गैप का भी थीम देता है कि कहता है फ्रैंक वैगनर जो था ना वो एक प्रिंस था, एक मास्टरफुल मैन था, बहुत अच्छा आदमी था, वो बड़ा अप्रिशिएट भी करता था मुझे, लेकिन उसका बेटा हॉवर्ड वो अप्रिशिएट नहीं करता। तो यहाँ पे बेसिकली वो फादर एंड सन का जनरेशन गैप भी प्रेजेंट कर रहा है फ्रैंक वैगनर और हॉवर्ड के थ्रू। जैसे कि पॉइंट में लिखा है, ही थिंक्स दैट इफ फ्रैंक वैगनर वर अलाइव ही वुड बी इन चार्ज ऑफ न्यूयॉर्क, बट हिज सन हॉवर्ड डज नॉट अप्रिशिएट हिम एज मच। और विली बताता है कि जब यहाँ पे तब तो इनको न्यू इंग्लैंड का पता भी नहीं था, और ये मैं था जिसने इनकी हेल्प की, इनको प्रमोट करवाया आगे। तो आगे से लिंडा कहती है कि तुम ये सारी चीज़ें हॉवर्ड को बताओ। तो कहता ठीक है, मैं ज़रूर बताऊँगा, उसको मैं लाजमी बताऊँगा। फिर इसके बाद जो विली है वो अपने बच्चों के बारे में पूछता है कि बच्चे कहाँ पे हैं। तो आगे से लिंडा बताती है वो सो रहे हैं। हैप्पी आज बिफ को डेट पर लेकर गया था, और कहते दोनों बच्चे आज बड़े अच्छे लग रहे थे, दोनों इकट्ठे शेव कर रहे थे और इकट्ठे फिर वो बाहर निकले थे। तो मैं देखा है कि पूरे घर से शेव की स्मेल आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली लिंडा का एटीट्यूड दिखा रहा है एक केयरिंग नेचर, लेकिन विली कहता है फिगर इट आउट, वर्क अ लाइफ टाइम टू पे ऑफ अ हाउस, यू फाइनली ऑन इट एंड देयर इज़ नोबडी टू लिव इन इट, ठीक है। अब ये भी इम्पोर्टेंट लाइन, क्योंकि ये लाइन भी फोर शैडोइंग कर रही है। कहते हैं सारी ज़िंदगी लगा के आपको इस घर के लिए पे करना पड़ेगा, जब इस घर का फाइनली कर्जा उतर जाएगा आप पे कर लोगे, ये घर आपका अपना हो जाएगा, लेकिन तब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई भी रहने वाला नहीं होगा। तो ये जो लाइन है आइडिया ऑफ डेथ को भी रेफ़र कर रही है। एनी हाउ आगे जब थोड़ी स्टोरी प्रोसीड होती है तो पता लगता है हम लोगों को कि विली का और बिफ का आपस में क्लैश है। बिफ जो है वो विली को बड़ा आइडियलाइज़ करता था और विली जो है वो बिफ से बड़ा प्यार करता था, लेकिन अब इनके दरमियान में थोड़ा क्लैश है और बिफ को विली जो है बड़ा क्रिटिसाइज़ करता है। अब बेसिकली विली चाहता है कि जो बिफ अपना काम शुरू करे, कमाना शुरू करे, जिस बेस पे दोनों की नोकझोंक हुई थी। और ये नोकझोंक कब हुई थी, सुबह के टाइम, यानी कि जो प्ले शुरू हुआ है ना, प्ले शुरू होने से पहले ही इनकी लड़ाई हुई थी। अब ये बातें करते करते इनकी बिफ को लेके बहस शुरू हो गई आपस में ही कि
विली कहता है बिफ इज़ अ लेज़ी बम। और ये आर्ग्यू क्यों हो रहा था? अर्निंग के बेस पे हो रहा था। तो शुरू से देख रहे हैं हम लोग कि हम लोग अभी तक फील हो रहा है कि ये एक लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं और ये अपने आप को अपर क्लास की तरफ लेके जाना चाहते हैं। और उसके लिए क्या यहाँ पे अप्लाई हो रहा है? मार्क्सिज्म का थीम। और ये स्टोरी पूरी लिखी ही मार्क्सिस्ट कॉन्टेक्स्ट में गई हुई है। अच्छा, तो जब ये आर्ग्यू कर रहे थे, आर्ग्यू करते हुए विली बिफ के बारे में केयर शो करते हुए कहता है बिफ लॉमैन इज़ लॉस्ट इन द ग्रेटेस्ट कंट्री country in the world. A young man with such personal attractiveness gets lost, and such a hard worker. There's one thing about Biff, he is not lazy. यहाँ पे अमेरिकन ड्रीम रिफ्लेक्ट हो रहा है कि ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अब वो कंट्री कौन सी है? अमेरिका, ठीक है। ये आइडिया ऑफ अमेरिकन ड्रीम है यहाँ पे दिखाया गया था। बिफ कहीं ना कहीं खो चुका हुआ है, वो इतना हार्ड वर्कर है, अगर वो काम करने पे आए तो वो तो काफ़ी अच्छा कमा लेगा यहाँ पे। फिर वो कहता है मैं सुबह उससे बात करूँगा, मैं सुबह उसको ना सेलिंग की जॉब दिलवाऊँगा। ये बात करने के साथ ही वो अपने पास्ट में चला जाता है, कहता है ही कुड बी बिग इन नो टाइम। माई गॉड, रिमेंबर हाउ दे यूज टू फॉलो हिम अराउंड इन हाई स्कूल। पास्ट में चला गया। व्हेन ही स्माइल्ड एट वन ऑफ देम देयर फेसेस लिट अप। व्हेन ही वॉकड डाउन द स्ट्रीट ही लूजेस हिमसेल्फ इन रेमिनिसेंस, यानी कि मेमोरीज में वो खो गया है। मेमोरीज़ कौन सी हैं? सारी बिफ के चाइल्डहुड की, कि वो कैसा था, क्या करता था, सो ऑन। लिंडा इसको दोबारा वापस मेमोरी से निकालने के लिए चीज़ की बात करती है कि मैं अमेरिकन टाइप चीज़ लेके आई हूँ। विली को यहाँ पे फिर से गुस्सा आ जाता है, कहते तुम स्विस चीज़ क्यों नहीं लेके आई? अपना एग्रेशन दिखाता है वो। फिर कहता है विली कि खिड़की खोलो, वाई डोंट यू ओपन अ विंडो इन हेयर फॉर गॉड सेक। वो कहता है खिड़की खोलो। तो बेसिकली क्या होता है, वो यहाँ पे अपनी जो एग्जॉस्टेशन है, उसके अंदर एग्जॉस्टेशन है और जो उसके अंदर टायर्डनेस है, जो कन्फ्यूजन है, वो उसको निकालना चाहता है। लेकिन लिंडा कहती है दे आर ऑल ओपन, सबकी सब खिड़कियाँ तो खुली हुई हैं। अब यहाँ पे अगेन हमारे पास साइकोलॉजिकल एलिमेंट आ जाता है कि विली कितना ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो चुका हुआ है, डिप्रेशन में है, टेंशन में है, इस्केप चाहता है, लेकिन उस इस्केप को वो ले नहीं पा रहा, हासिल नहीं कर पा रहा। एनी हाउ, जो बिफ लॉमैन है उसकी बात कर लेते हैं। अब वो 34 का है, वेल बिल्ट बट नॉट एट ऑल सेल्फ अश्योर्ड। अब बिफ जो है वो अपने रूम में बैठा होता है, सारा कुछ अपने फादर के बारे में जो फादर उसका कह रहा है वो सुन रहा होता है और फादर इसका गुस्से से बोली जा रहा होता है, ऊंची ऊंची बोल रहा होता है। तो बिफ आता है, कहता है व्हाट्स द मैटर। और बिफ बेसिकली अपने भाई हैप्पी के पास आता है। हैप्पी और बिफ दोनों डिस्कशन कर रहे होते हैं अपने फादर को लेकर। हैप्पी कौन है? 2 years यंगर है अपने ब्रदर से, इक्वली टॉल है, पावरफुल है, लेकिन इज़ कन्फ्यूज बिकॉज ही हैज़ नेवर रिस्क फेलियर। उसने कभी भी फेलियर जो है ना उसको रिस्क नहीं लिया, इसलिए कन्फ्यूज़ है वो अपनी लाइफ के अंदर। और दोनों भाई जो अपने फादर के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं, कहते हैं इनकी जो फादर की कंडीशन है काफ़ी डिटोरिएशन काइंड ऑफ हो गई हुई है। तो बिफ बड़ा हैरान होता है कि इसका फादर क्यों हर टाइम इसको मॉक करता रहता है, लेकिन हैप्पी कहता है कि फ़ादर इसलिए ऐसा करते थे ताकि वो चाहते हैं कि बिफ जो है ना वो पोटेंशियल वे में अपनी लाइफ को खुद ही अप करे, अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव वे में स्पेंड कर सके। फिर ये बिफ बताता है कि बेसिकली इसके पास ही हैड 20 और 30 डिफरेंट जॉब्स सिंस ही लेफ्ट होम बिफोर द वॉर से पहले जब से छोड़ा था ना तब इसकी 20 और 30 जॉब से कर चुका हुआ है और हर जगह से इसको निकाल दिया गया था। फिर बिफ जो है वो अपनी मेमोरीज़ में जाता है, अपनी मेमोरीज़ को रिकॉल करता है, बताता है कि मैंने हर्डिंग कैटल भी किया हुआ है, मैंने जो है वर्किंग आउटडोर्स ऐसा काम भी किया हुआ है। हर्डिंग कैटल मींस कि सारी जो कैटल्स थी उनको एक हर्ड की फॉर्म में लेकर इकट्ठे ग्रुप की फॉर्म में लेकर प्लेस टू प्लेस लेके जाना। तो बिफ कहता है मैंने इतने काम किए हैं, मैं फिर भी क्या हूँ, एक आम लड़का, कुछ भी नहीं कर पाया अपनी लाइफ के अंदर। और दूसरी तरफ हैप्पी कहता है कि मेरे पास हालांकि अपनी कार भी है, अपार्टमेंट है, प्लेंटी ऑफ वीमेन है मेरी लाइफ के अंदर, लेकिन स्टिल अभी तक मैं अनफुलफिल्ड हूँ, मेरी अभी तक लाइफ पूरी नहीं हुई। और कहता है जिस जगह पे मैं काम करता ना, मुझे चाहिए कि मैं जो आदमी फिज़िकली जो आदमी मुझे ऑर्डर देने के लिए आते हैं ना, मैं उनसे ऑर्डर ना ही लिया करूँ, उन आदमी से जिनसे मैं फ़िज़िकली सुपीरियर हूँ। उसके बाद हैप्पी ये भी बात करता है कि जिन वीमेन के साथ इसने मतलब नेगेटिव वे में रिलेशनशिप रखा था, ये उनको भी डिसरिस्पेक्ट करता है, उनके करैक्टर को भी बुरा ही जानता है ये। और कहता है मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो बिल्कुल करैक्टर वाइज अच्छी हो, बिल्कुल मेरी मदर जैसी हो।
तो इसके बाद बिफ जो है वो हैप्पी को कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मुझे ना ओलिवर के पास दोबारा जॉब के लिए चला जाना चाहिए। कहता है आई थिंक आई विल गो टू सी हिम इफ़ आई कुड गेट 10,000 और इवन 7 और 8,000 डॉलर्स आई कुड बाय अ ब्यूटीफुल रैंच। कि अच्छी जगह, अच्छा इसको फार्म मिल जाएगा अगर ओलिवर मुझे काम पे रख लेता है। तो इसने उस ओलिवर के पास, बिल ओलिवर पूरा नाम है, काफ़ी टाइम पहले, काफ़ी साल तक काम किया है, लेकिन इसने उसका वहाँ कर्टन से बास्केटबॉल्स, यहाँ पूरा कर्टन ऑफ बास्केटबॉल्स था, ठीक है, बास्केटबॉल्स का कर्टन था, वो चोरी कर लिया था वहाँ से। वो चोरी करने के बाद इसने वहाँ से जॉब जो है वो क्विट कर दी थी। जैसे कि कहता है आई जस्ट वंडर दो, आई वंडर इफ़ ओलिवर स्टिल थिंक्स आई स्टोल दैट कर्टन ऑफ बास्केटबॉल्स। तो हैप्पी कहता है यू आर टू सेंसिटिव एनी वे, ही डिड नॉट रियली फायर यू। यहाँ पे एक नेचर रिवील हुई कि जो बिफ है उसकी नेचर कैसी है, सेंसिटिव नेचर है। और दूसरी चीज़, उसको फायर नहीं किया गया था, उसने खुद जॉब छोड़ी थी। और जो स्टीलिंग हैबिट है, चोरी करने की आदत, यहाँ पे सिंबलाइज कर रही है अनफुलफिल्ड डिज़ायर को। फिर जब ये बातें कर रहे होते हैं, इनके बातें करने के बाद विली जो है वो बिफ को नेगेटिव वे में, मतलब टॉन्ट करते हुए बुलाता है। हैप्पी उसको रिलैक्स करता है। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद सब सो जाते हैं, अंधेरा हो जाता है। विली जो है वो किचन में बैठा है, रेफ्रिजरेटर से मिल्क निकालता है और बैठ के पीने लगता है। तो साथ ही वहाँ पे म्यूज़िक की एक आवाज़ सुनाई देती है। और वो आवाज़ क्या है, बेसिकली फिर से मेमोरी की तरफ, पास की तरफ जाने के लिए विली बैठा होता है। और विली जो है वो रिकॉल करता है उस टाइम को जब बिफ और हैप्पी टीनेजर्स थे। और कुछ साल पहले की बात है, लोमैन का ही घर था। विली जो है बिफ को नसीहत करते हुए कहता है जस्ट वाना बी केयरफुल विद दोज गर्ल्स बिफ, दैट्स ऑल, डू नॉट मेक एनी प्रोमिसेस, नो प्रोमिसेस ऑफ एनी काइंड, बिकॉज अ गर्ल यू नो दे ऑलवेज बिलीव what you tell them and you are very young Biff, you are too young to be talking seriously to girls। यहाँ पे वो एडवाइस दे रहा है कि तुमने कभी किसी लड़की से कोई प्रॉमिस नहीं करना, क्योंकि जो गर्ल्स होती हैं, जो तुम उनको कहोगे वो तुम्हारी बात का यकीन कर लेंगे और तुम अपने प्रोमिस को पूरा करने के लिए सीरियसली नहीं हो। तो उसके बाद सारी वो पास्ट मेमोरीज दिखाई गई हैं, जिसके अंदर हैप्पी ब्रैग करता है, शो ही मारता है कि ही इज़ लूजिंग वेट। बिफ जो है वो दिखाता है विली को कि उसने एक फ़ुटबॉल है वो उसने लॉकर रूम से लिया है। विली दावे करता है, क्लेम करता है कि सम डे ही विल हैव हीज़ ओन बिजनेस लाइक चार्ली। अब चार्ली यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट दिखाया गया है विली से। विली जो है उसका कोई बिज़नेस नहीं है, विली जो है उसको थ्रू एंड थ्रू स्ट्रगल करना पड़ रही है, लेकिन चार्ली जो है वो सक्सेसफुल वे में अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा है, उसका अपना एक बिज़नेस है। विली और चार्ली एक दूसरे का फॉयल दिखाए गए हैं, फॉयल। और चार्ली जो है ये विली का नेबर ही है और ये सोचता है जो इसका अपना बिजनेस है ना वो चार्ली से भी बड़ा होगा, क्योंकि चार्ली को लोग पसंद तो करते लेकिन ज़्यादा पसंद नहीं करते। चार्ली इज़ लाइक्ड बट नॉट वेल लाइक्ड। इसके अलावा विली जो है बड़ी ब्रैगिंग करता है इसके बारे में कि मैं जो हूँ ना, मेरी मुलाकात मेयर ऑफ प्रोविडेंस से हुई है, ठीक है, और न्यू इंग्लैंड के अंदर मैं काफ़ी फाइनेस्ट जो लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनको जानता हूँ। फिर बर्नर्ड की एंट्री होती है। बर्नर्ड अगेन चार्ली का बेटा है, ठीक है, ये भी फॉयल दिखाया गया है बिफ का, किस तरह से ये सक्सेसफुल अपनी लाइफ के अंदर, जबकि बिफ नहीं। क्यों नहीं है पता लगता है आगे आहिस्ता आहिस्ता। बर्नर्ड जो है ये क्लास का टॉपर भी है, काफ़ी अच्छा पढ़ने वाला है। ये चार्ली का बेटा है, ये आता है सीन के ऊपर। सारी की सारी पास्ट स्टोरी चल रही है, मेमोरी चल रही है अभी, सारा का सारा ये टीनेज का जो टाइम है बिफ और हैप्पी का, वो ये वही रिकॉल कर रहा है। कौन रिकॉल कर रहा है? विली रिकॉल कर रहा है। बर्नर्ड आता है विली के पास और कहता है कि मुझे बड़ी परेशानी हो रही है। बर्नर्ड बहुत केयरफुल किस्म का पर्सन दिखाया गया और लॉयल दिखाया गया, सिंसियर दिखाया गया बिफ और हैप्पी लोगों के साथ। कहता है मुझे परेशानी हो रही है कि बिफ जो है ना मैथ में फ़ेल ना हो जाए, क्योंकि वो एक तो बंक्स करता है, दूसरा उसकी कोई प्रॉपर अटेंशन नहीं है। एनी हाउ विली बर्नर्ड की बात तो सुनता है, लेकिन बर्नर्ड के जाने के बाद विली अपने बेटों को आगे से ना नेगेटिव वे में मतलब मोटिवेट कर रहा है। वो ये जो उसने कहा था मैथ में फ़ेल ना हो जाए, ये वो उसकी तरफ ध्यान नहीं है। वो कहता है इस बच्चों को, अपने बच्चों को ये पट्टी पढ़ा रहा होता है कि बर्नर्ड लाइक चार्ली इज़ लाइक्ड बट नॉट वेल लाइक्ड, ठीक है, अपना जो बेटा है ना चार्ली की तरह ही पसंद किया जाता है लेकिन ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। कहता है नो डाउट बर्नर्ड जो है वो अच्छे ग्रेड्स लेके आता है स्कूल के अंदर और अपने बिजनेस में भी अच्छा रकट दिखा रहा है, लेकिन जो मेरे बच्चे हैं हैप्पी और बिफ, दे विल बी सक्सीड, ये कामयाब होंगे अपनी लाइफ के अंदर।
जब ये बच्चे चले जाते हैं, यानी कि जो हैप्पी और बिफ वहाँ से चले जाते हैं, इसके बाद लिंडा आती है। तो लिंडा से विली डिस्कस करता है कि जो लोग हैं ना इसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। लिंडा अगेन इसको रीअश्योर करती है, अगेन इसको समझाती है, इसको साथ देते हुए इसको कहती है, इसकी केयर करते हुए कहती है कि तुम्हारे सर जो है ना, तुम्हारे सन, तुम्हारे बेटे, दे आइडलाइज यू। जैसा कि टेक्स्ट में है लिंडा के वर्ड्स, एंड द बॉयज विली फ्यू मैन आर आइडलाइज्ड बाय देयर चिल्ड्रन द वे यू आर। फिर विली और लिंडा इसी की मेमोरी के अंदर हंस रहे थे। जब लिंडा इसकी मेमोरी के अंदर हंसती है ना, तो उसके हंसने से ये और ज़्यादा पास में चला जाता है। ठीक है, मेमोरी के अंदर ही एक और मेमोरी निकल आई उसके हंसने से। और मेमोरी किसकी है? होटल रूम इन बोस्टन। अब यहाँ पे एक लड़की थी, अ नेमलेस वुमन, जिसने स्कार्फ लिया हुआ था। विली उसको बताता है कि दैट ही गेट्स लोनली, और वो बताता है कि अपने बिजनेस के बारे में बड़ा परेशान है। तो आगे से वो औरत कहती है, आई पिक्ड यू, यानी कि मैंने तुम्हारी हेल्प की है। आगे से विली कहता है, यू पिक्ड मी, तुमने मुझे चूज़ किया है। मतलब पिक्ड मीन्स चूज़ करना, हेल्प करना, सपोर्ट करना उसकी। तो वुमेन कहती है, आई डिड, I have been sitting at the desk watching all the salesmen go by day in, day out, but you have got such a sense of humor and we do have such a good time together, don't we? तो यहाँ पे वो कहती है तुम्हारे सेंस ऑफ ह्यूमर की बेस पे, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा, उसकी बेस पे आई पिक्ड यू। तो कहती मैंने तुम्हें चूज़ किया इस बेस पे। फिर वो उससे कहती है कि क्या हम दोबारा नहीं मिलेंगे? तो विली उसे प्रॉमिस करता है कि हम दोबारा मिलेंगे। जैसे कि टेक्स्ट में विली कहता है, वेल आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम आई एम इन बूस्टन। फिर इनकी बात करते करते वो वुमेन हंसती है। उस औरत के हंसने की आवाज़ के अंदर इसको लिंडा की जो हंसने की आवाज़ है वो भी ब्लेंड हो जाती है अगेन, जैसे पहले लिंडा के हंसने पे औरत की आवाज़ सुनाई दी थी। और वो हंसी से ये दोबारा कहाँ पे आ गया? मेमोरी के अंदर ये अगेन लिंडा के पास आया। और इस टाइम पे ये देखता है खुद को मेमोरी में, मतलब रिकॉल कर रहा है कि टेबल पे बैठा हुआ, किचन टेबल पे लिंडा इसके पास बैठी हुई है, वो स्टॉकिंग्स कर रही है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, लिंडा इज सिटिंग वेयर शी वॉज एट द किचन टेबल बट नाउ इज मैंडिंग अ पेयर ऑफ हर सिल्क स्टॉकिंग्स। लिंडा जो है बेसिकली अपनी स्टॉकिंग्स कहते हैं टाइट्स को, ठीक है, उसको मेंड कर रही होती है, बना रही होती है। और विली जो है लिंडा को जब स्टॉकिंग मेंड करते हुए देखता है तो वो उस पर गुस्सा होता है। कहता है, आई वुड नॉट हैव यू मेंडिंग स्टॉकिंग्स इन दिस हाउस, नाउ थ्रो देम आउट। जबकि वो बड़ी एक्सपेंसिव होती हैं। वो कहते हैं मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा, इसको बाहर फेंक दो। ये उसको स्टॉकिंग मेंडिंग करते हुए क्या हो गया, फिर से अपसेट हो गया, क्योंकि वो स्टॉकिंग उसको उसका गिल्ट याद करवा रही है। गिल्ट कौन सा? वो एक लड़की के साथ था, दो ही वॉज अ मैरिड पर्सन। फिर इसके बाद बर्नर्ड और विली की मुलाकात होती है। तो बर्नर्ड कहता है, विली से पूछता है कि बिफ कहाँ पे, अगर वो पढ़ नहीं रहा। तो विली कहता है और वो पास कैसे होगा? तो विली कहता है तुम उसको आंसर दोगे। रेजेंट यूनिवर्सिटी का नेम है, तो इसके एग्ज़ाम्स थे। तो बर्नर्ड को कहता है कि तुमने उसको रेजेंट आंसर्स देने हैं, रेजेंट एग्ज़ाम्स के। लेकिन बर्नर्ड रिफ्यूज़ कर देता, कहता है ये एक स्टेट एग्ज़ाम है, मैं उसको आंसर्स नहीं दूंगा। अब लिंडा जो विली को बताती है कि बिफ जो है वो गर्ल्स के साथ बहुत ज़्यादा रफ है। आगे से बर्नर्ड भी कहता है बिफ विदाउट लाइसेंस के ड्राइविंग कर रहा था और वो मैथ में उड़ उड़ जाएगा। विल फ्लंक इन मैथ, फ्लंक मीन्स सप्ली आ जाएगी, किसमें? मैथ में। कहता है वो विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइविंग कर रहा था और उसकी मैथ में सप्ली आ जाएगी, उसको पढ़ा लें। जैसा कि यहाँ पे कोटेशन है, यानी कि जो बर्नर्ड कहता है, इफ़ ही डज नॉट बकल डाउन ही विल फ्लंक मैथ। और ये कह के चला जाता है वहाँ से बर्नर्ड के जाने के बाद लिंडा कहती है कि वो ठीक कह रहा है, तुम्हें चाहिए कि तुम अभी इतना ही बोलती है, कहना ये चाहिए कि तुम्हें चाहिए कि तुम बिफ को कहो कि हाँ पढ़ाई की तरफ ध्यान दे, लेकिन अभी इतना ही बोलती है। तो आगे से विली उसके ऊपर गुस्सा करके दिखाता है और कहता है कि नहीं, तुम क्या चाहती हो, ये बर्नर्ड की तरह वो बनता रहे। उसके अंदर एक स्पिरिट है, उसकी एक पर्सनैलिटी है। वो जब वो लिंडा को डांटता है ना, तो वहाँ से लिंडा रोने लग पड़ती है और किचन को छोड़ के, मतलब जहाँ पे विली और लिंडा बैठे होते हैं, उस जगह को छोड़ के ये लिविंग रूम में चले जाती है। फिर विली अकेला बैठा हुआ होता है, वहाँ पे हैप्पी आता है। हैप्पी और विली बातचीत करना शुरू कर देते हैं और ये सीन प्रेजेंट का है, ठीक है। मतलब जब लिंडा चले गई वहाँ से, विली अकेला बैठा था
और अकेला बैठा हुआ जब वो सोच रहा था तो उस टाइम प्रेजेंट टाइम में हैप्पी आ गया। जब हैप्पी आया तो विली प्रेजेंट में वापस आ गया और फिर विली और हैप्पी बातचीत करते हैं। और जब हैप्पी आता है ना तब विली और हैप्पी बात करने लग पड़ते हैं। तो विली उसको बेन के बारे में बताता है। बेन बेसिकली विली का ब्रदर था। वो कहता है आई गॉट एन ऑफुल स्केयर, नियरली हिट अ किड इन न्यूयॉर्कर्स कोर्ट, वाई डिड नॉट आई गो टू अलास्का विद माई ब्रदर बेन दैट टाइम, रिग्रेट। ठीक है, किस चीज़ का, कि मैं क्यों नहीं बेन के साथ अलास्का गया। बेन, दैट मैन वॉज अ जीनियस, दैट मैन वॉज सक्सेस इनकारनेट, वॉट अ मिस्टेक ही बैक टू मी। कहता है उसने मुझे कहा था, मैंने क्या गलती कर दी, मैं क्यों नहीं उसके साथ अलास्का गया। क्यों कह रहा है आगे पता लगता है। हैप्पी कहता है वेल देयर इज़ नो यूज़ इन, कहता है अब तो कोई फ़ायदा नहीं है सारी बातें करने का। विली कहता है यू गाइस, देयर वॉज अ मैन started with the clothes on his back and ended up with diamond mines। अब ये लाइन क्या है, ये बेसिकली बैन के बारे में बता रहा है कि वो बंदा जिसके कपड़े भी अच्छे नहीं थे लेकिन उसकी एंडिंग क्या हुई, डायमंड माइंड्स के साथ हुई। मींस उसने अपने आप को ग्रो कर लिया, आगे बढ़ गया। पास कुछ भी नहीं था, जिस तरह विली के पास कुछ नहीं है, लेकिन वो आगे बढ़ गया। ठीक है, तो यही चीज़ क्या है, इसका अमेरिकन ड्रीम बन रहा है, यही चीज़ इसकी होप बन रही है। मैंने लिखा ना विली, हैप्पी और बेन, मैं ये वाले पॉइंट को एक्सप्लेन कर रही हूँ। फिर हैप्पी कहता है किसी दिन मैं भी ये जानना चाहूँगा कि कैसे उसने ये सब कुछ किया था। विली कहता है व्हाट्स द मिस्ट्री, द मैन न्यू व्हाट ही वांटेड एंड वेंट आउट एंड गोट इट, कि उसको पता था उसको क्या चाहिए, निकल गया और उसने उसको हासिल कर लिया। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, वॉक्ड इन टू अ जंगल एंड कम्स आउट द एज ऑफ 21 रिच, the world is an oyster but you do not crack it open on a mattress। तो वो बता रहा है कि जंगल की बात कर रहा है, जंगल यहाँ पे सिंबलाइज कर रहा है किस चीज़ को, बैन के लिए सक्सेस को, लेकिन विली के लिए वुड्स आर बर्निंग। वुड्स क्या है, वो भी जंगल ही होता है। विली के लिए क्या है, वो थक चुका हुआ है, वो आगे नहीं जा सकता। लेकिन बैन के लिए क्या हुआ, बैन जंगल में गया एंड वो क्या हुआ, सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, हैप्पी कहता है मैं आपको रिटायर करवा दूंगा। तो आगे से विली कहता है यू विल रिटायर मी फॉर लाइफ ऑन $70 अ वीक एंड योर विमेन एंड योर कार एंड योर अपार्टमेंट एंड यू विल रिटायर मी फॉर लाइफ, क्राइस्ट सेक आई कुड नॉट गेट पास्ट योंकर्स टुडे, वेयर आर यू गाइज, where are you, the woods are burning, I cannot drive a car। और इस कोटेशन में जो woods are burning, I cannot drive a car, ये इम्पोर्टेंट लाइन है क्योंकि ये क्या चीज़ रेफ़र कर रही है कि विली जो है वो बूढ़ा हो चुका हुआ है, विली जो है वो थक चुका हुआ है और अब वो एक कार भी नहीं चला सकता और स्टिल रिटायरमेंट को टाइम है। और इसके बाद जो है वर्ड वुड्स जंगल को भी रेफ़र करता है, जैसे कि पीछे जंगल क्या था, बेन के लिए सोर्स ऑफ रिचनेस था, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसके लिए जल रहा है, ये कुछ भी अर्न नहीं कर पाया है, कुछ भी ये कर नहीं पाया अपनी लाइफ के अंदर। एनी हाउ इसी दौरान चार्ली आ जाता है। चार्ली आपको पता है कि विली का नेबर है। और जब चार्ली आया, चार्ली आने के बाद विली के साथ कार्ड खेलने लग पड़ा। चार्ली विली को एक जॉब ऑफ़र करता है, विली को अपने लिए इंसल्ट लगती है और उससे इसके ऊपर आर्ग्यू करना शुरू कर देता है। और विली जो है वो चार्ली को बताता है कि बेन जो है वो सेवरल वीक्स अगो अफ्रीका के अंदर उसकी डेथ हो चुकी हुई है। विली को हेलुसिनेशन होती है, उसको लगता है जैसे बेन एंटर हुआ है, यानी कि जब वो चार्ली से बात कर रहा था उसने चार्ली को बताया कि जो इसका भाई बेन है उसकी अफ्रीका में सेवरल वीक्स अगो डेथ हो चुकी हुई है। उसी दौरान में विली को हेलुसिनेशन हुई, मींस चार्ली का एंटर होना नज़र आया। हालांकि रियल में वो नहीं हुआ, लेकिन इसको नज़र आया कि बेन भी आया, बेन का एंटर होना नज़र आया, बेन आया, बेन इससे बातें भी करेगा, सो ऑन। ठीक है, और बेन कहता है आता है तो साथ में उसने अपने हाथ में ट्रैवलिंग बैग पकड़ा हुआ है और एक अम्ब्रेला पकड़ी हुई है और अपनी मदर के बारे में पूछ रहा है, मींस बेन और विली की मदर के बारे में पूछ रहा है। चार्ली विली का ये हेलुसिनेशन देखकर बड़ा परेशान हो जाता है, अननर्व हो जाता है और वहाँ से वो छोड़ के चला जाता है। अच्छा, चार्ली चला गया, बेन आ गया। अब इसके बाद जब बेन आता है तो विली चला जाता है दोबारा पास्ट में, प्ले भी चला गया पास्ट में, मेमोरीज़ विली की, और जाता है कहाँ पे है, उस जगह पे जहाँ पे विली अपने बच्चों को अंकल बेन के साथ इंट्रोड्यूस करवा रहा होता है।
जहाँ पे ये कहता है कि जो बैन है, बैन इज़ अ ग्रेट मैन। जैसे कि टेक्स्ट में लिखा हुआ है, लिसन टू दिस इज़ योर अंकल बैन, अ ग्रेट मैन, टेल माई बॉयज़ बैन। अब अंकल बैन जो है वो बॉयज़ को अपनी स्टोरी बताते हैं, कहते हैं, वाई बॉयज़, when I was 17 I walked into the jungle, and when I was 21 I walked out, and by God I was rich। तो यहाँ पे बेसिकली पास्ट में जब बैन आया था, बैन के आने के बाद बिफ और हैप्पी अपेयर हुए थे, तो उस टाइम पे जो हमारा सेल्स मैन है विली लोमैन, जिसको बैन विलियम कह के बुलाता है, पूरा नाम लेता है वो उसका, तो विली लोमैन अपने बेटे को बेन से मिलवा रहा है और बेन जो है अपनी सक्सेसफुल स्टोरी सुना रहा है कि किस तरह से उसने डायमंड माइंस जो है उसका काम करना शुरू किया था। तो कहता है जब मैं निकला मैं 17 साल का था, फिर उसके बाद जब मैं वापस आया तो मैं 21 का था और मैं बहुत रिच हो चुका हुआ था। विली कहता है यू सी व्हाट आई बीन टॉकिंग अबाउट, द ग्रेटेस्ट थिंग कैन हैपन, इसका अमेरिकन ड्रीम कि हाँ अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। फिर विली बेन से कहता है कि तुम इनको हमारे डैड के बारे में भी बताओ। बेन बताता है ही फ्लूट, ही प्लेड द फ्लूट, वो बांसुरी बजाया करते थे। फ्लूट मीन्स मेमोरी, ठीक है, पास्ट। फिर बेन अपने फादर के बारे में बताता है, नंबर 1 चीज़, विली और बेन के फादर फ्लूट बजाया करते थे। नंबर 2, ही वॉज अ वेरी ग्रेट मैन। नंबर 3, वाइल्ड हार्टेड मैन थे। नंबर 4, वो फ्लूट बनाया करते थे फिर उसको बेचते भी थे। नंबर जो नेक्स्ट है 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो कहता है ग्रेट इन्वेंटर फादर, विद 1 गैजेट ही मेड मोर इन अ वीक देन अ मैन लाइक यू कुड मेक इन अ लाइफ टाइम। और वो गैजेट क्या है? फ्लूट। बेसिकली इसके फादर फ्लूट बनाया करते थे और उसको बेचा करते थे। अच्छा, फिर चार्ली आता है इसी टाइम पे और चार्ली आके समझाता है विली को कि उसके बच्चे जो हैं वो सामने नियर बाय जो कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ से चोरी कर रहे हैं, उनको रोको। तो विली कहता है कि इसके किड्स जो हैं वो फेयरलेस करैक्टर है। चार्ली कहता है कि जो जेल है वो फेयरलेस करैक्टर से भरी पड़ी है। फिर बैन कहता है सो इज़ द स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है फिर हम चेंज कर लेते हैं। मतलब ये अपने बच्चों को करेक्ट नहीं कर रहे। अच्छा, इस सीन के बाद प्ले दोबारा प्रेजेंट टाइम में आ जाता है, जहाँ पे बिफ और हैप्पी लिंडा से पूछते हैं कि विली खुद से कितनी देर से बातें कर रहा है, कितना टाइम हो गया कि विली खुद से बातें करता रहता है। तो लिंडा कहती है दिस हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर ईयर्स, ये कई सालों से होता आ रहा है। एनी हाउ, इसके बाद लिंडा और बिफ की बातचीत हो रही होती है। तो आगे से बिफ कहता है अपनी मदर को कि वो चाहता है अपनी मदर, जो उसकी मदर है, अपने बालों को डाई करे, क्योंकि वो अपनी मदर को ओल्ड दिखना नहीं चाहता, उसकी मदर यंग ही दिखें। लिंडा उससे पूछते कि अगर क्या तुम अपने बाप की केयर करते हो? अगर अपने बाप की केयर नहीं ना करते फिर तुम मेरी केयर भी ना करो। फिर लिंडा अपने बच्चों को बताती है कि विली ने ना बहुत दफ़ा सुसाइड करने की अटैम्प्ट की हुई है। एक तो बाय ट्राइंग टू ड्राइव हिज कार ऑफ अ ब्रिज, ठीक है, ब्रिज से अपनी कार को ड्राइव करने के थ्रू। दूसरी, हुकिंग अ ट्यूब अप द टू द गैस हीटर इन द बेसमेंट, ठीक है। दूसरा क्या है, जो गैस हीटर है बेसमेंट के अंदर, उसकी ट्यूब के थ्रू भी। और वो कहती है विली जो है वो एक अच्छा आदमी नहीं है लेकिन एक ह्यूमन तो है ना, इसलिए हम लोगों को उसको अटेंशन देनी चाहिए। तो फिर विली जो है बिफ जो है अपनी मदर से वादा करता है कि वो अपने फादर से फर्दर फाइट नहीं करेगा। फिर उसके बाद बिफ लिंडा और विली दोनों से जब मिलता है उनको कहता है कि मैं दोबारा बिल ओलिवर के पास जाऊंगा, उसको कहूँगा मुझे जो है एक जॉब दे दे, मैं हैप्पी के साथ अच्छा बिजनेस शुरू कर लूँगा इस तरह से। विली कहता है कि अगर बिफ ओलिवर के पास ठहर जाता, उसकी जॉब हो जाती, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगा। फिर नेक्स्ट डे विली जो है वो किचन में बैठा होता है, फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ के अंदर काफ़ी मंथ्स के बाद रेस्ट फील कर रहा था, क्योंकि बिफ जो है वो एग्री हो चुका हुआ है जॉब करने के लिए ओलिवर के पास। तो उसका पता है कि वो ओलिवर के पास जॉब करने के लिए गया हुआ है। लिंडा कहती है कि बिफ के ग्रेट और ना बड़े ही अच्छे होप हैं, बड़ा ही अच्छा एटीट्यूड है उसकी। एक होपफुल एटीट्यूड ये है कि वो एक लिटिल प्लेस बाय करना चाहता है इस कंट्री के अंदर। साथ ही विली कहता है कि वो आज होवर्ड से बात करेगा अपनी जॉब की, कि वो जो उसकी जॉब की नेचर है वो चेंज कर दे, एक फ़िक्स प्लेस पे कर दे। जैसे ही विली छोड़ के जाता है अपने घर को, लिंडा को उसके बेटे बिफ की कॉल आती है और वहाँ पे वो विली को बताती है जो पाइप उसने गैस हीटर के साथ कनेक्ट किया था, बिफ को बताती है कि विली ने जो गैस हीटर के साथ पाइप कनेक्ट किया था वो ख़राब हो चुका हुआ है। इसके बाद स्टोरी शिफ्ट होती है हॉवर्ड के ऑफिस की तरफ। वहाँ पे विली, हॉवर्ड कौन है? हॉवर्ड बेसिकली विली का बॉस है, ठीक है, हॉवर्ड वैगनर।
विली का बॉस है। अब हॉवर्ड जो है विली को अपना न्यू वाई रिकॉर्डर दिखाता है जब विली उससे अपनी जॉब के बारे में पूछ रहा होता है। मींस वो न्यू वाई रिकॉर्डर दिखा के जो विली है उसकी जॉब को प्रायोरिटी नहीं दे रहा, उसकी तरफ अटेंशन नहीं दे रहा, उसको अपने न्यू वाई रिकॉर्डर की पड़ी हुई है उस टाइम पे। हॉवर्ड बार बार यही इंसिस्ट करता है कि विली जो है वो एक रोड मैन है, उसको परमानेंट जगह नहीं दी जा सकती। अब विली कहता है कि ना अब ये उसके लिए टाइम आ चुका है कि वो एक सेटल्ड प्लेस पे चला जाए, एक सेटल्ड मैन बन जाए। और कहता है ये उसके लिए ये हक भी है क्योंकि वो इस फिल्म में तब से काम कर रहा है जबकि हॉवर्ड एक चाइल्ड था। और कहता है हॉवर्ड तुम्हारा नाम मैंने ही रखा था। विली ये भी क्लेम करता है कि जो सेल्समैन है, सेलमैन की जो पोजीशन होती है उसके लिए कोई भी रूम ऑफ पर्सनैलिटी नहीं है, कोई भी फ्रेंडशिप नहीं है। विली उसे भी कहता है कि तुम्हारे फादर ने मुझसे वादा किया था, लेकिन हॉवर्ड उसकी बात नहीं सुनता, वो वहाँ से चला जाता है। तो विली वहाँ पर डेस्क के ऊपर बैठ जाता है, इसका वायर रिकॉर्डर वो ऑन कर लेता है। लेकिन उसी दौरान हॉवर्ड वापस आता है और कहता है कि विली मैं तुम्हें अपनी जॉब से निकालता हूँ। उसे कहता है कि तुम्हें एक गुड लॉन्ग रेस्ट की ज़रूरत है, तुम्हें काम की ज़रूरत नहीं है, अपने बेटे पर रिलाय करो इंस्टेड ऑफ वर्किंग। इसके बाद क्या होता है, फिर से विली को हेलुसिनेशन होते हैं। बैन और लिंडा दोनों एंटर होते हैं। लिंडा जो है वो यंग वुमेन के तौर पर उसके सामने आती है और कहती है विली को कि तुम्हें न्यूयॉर्क में ही स्टे करना चाहिए क्योंकि हर कोई इस दुनिया को कन्कर नहीं कर सकता। और फ्रैंक वैगनर जो कि हॉवर्ड का फादर है, उसने तुमसे वादा किया था दैट विली विल समडे बी अ मेंबर ऑफ द फिल्म। अब इस दौरान जो है बिफ और हैप्पी, उनका जो यंगर वर्जन है, बेसिकली हुआ क्या है, हेलुसिनेट हुआ है ना, और ये पास्ट में चला गया। जब पास्ट में गया तो बिफ और हैप्पी को ये क्या कह रहा है, हु यू नो दैट मैटर्स। और इसी ड्यूरेशन में बर्नर्ड आता है और वो कहता है कि बिफ से कि मेरा जो हेलमेट है मुझे वापस कर दे, मैंने जाना है, आज एबिट्स फील्ड के अंदर गेम है, एक बड़ी गेम है। और विली जो बड़ा इंसल्टेड फील करता है इस बेस पे कि चैरी मे हैव फॉरगॉटन अबाउट द गेम, सॉरी इट्स चार्ली। अब इसके बाद प्ले दोबारा रिटर्न होता है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पे जो अडल्ट बर्नर है वो अपने फादर के ऑफिस में बैठा हुआ है और फादर की सेक्रेटरी आती है जिसका नाम है जैनी। वो कहती है कि विली हॉलवे में बैठा हुआ बहुत ऊंची ऊंची शाउटिंग कर रहा है। यानी वो आके बर्नर्ड को बताती है। विली आता है बर्नर्ड के पास। उसके बाद विली और बर्नर्ड दोनों बातचीत करना शुरू करते हैं। बर्नर्ड एक वेल इस्टेब्लिश्ड मैन है। बर्नर्ड को देख के विली को एहसास होता है कि क्यों बिफ की लाइफ जो है एबिट फील्ड गेम के बाद एंड हो चुकी हुई है। और बर्नर्ड विली से कहता है कि तुमने क्यों बिफ को समर स्कूल में जाने नहीं दिया, अगर वो समर स्कूल में जाता तो वो UVA यूनिवर्सिटी का नेम है, वहाँ पे भी जा पाता। अब इसी दौरान चार्ली आता है और चार्ली कहता है कि बर्नर्ड जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस लड़ने वाला है। चार्ली विली को एक जॉब ऑफ़र करता है। विली इस चीज़ को रिफ्यूज़ कर देता है, जॉब से डिनाई कर देता है। क्यों? अपने प्राइड की बेस पे चार्ली विली को क्रिटिसाइज़ करता है। कहता है द ओनली थिंग यू गॉट इन दिस वर्ल्ड इज़ what you can sell, and the funny thing is that you are a salesman and you do not know that। और वो उसको इस पे भी क्रिटिसाइज करता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ सोचते हो कि पर्सनैलिटी है जो मैटर करती है। विली आगे से कहता है अ पर्सन इज वर्थ मोर डेड देन अलाइव, कि जब एक बंदा मर जाता है तब उसकी ज़्यादा वैल्यू दी जाती है उसके ज़िंदा होने के मुकाबले पे। लेकिन चार्ली तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ अब तक एक ही दोस्त है और वो हूँ मैं, ठीक है। बेशक हम दोनों जिसको डिसलाइक करते हैं बट ही इज़ द ओनली फ्रेंड ऑफ विली लॉमैन। फिर इसके बाद स्टोरी शिफ्ट होती है विली लॉमैन की रेस्टोरेंट की तरफ। अपने बेटों से वहाँ मिलता है। हैप्पी वहाँ पे एक औरत के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है और कहता है बिफ इज़ अ क्वार्टर बैक विद द न्यूयॉर्कर जायंट्स। बेसिकली क्वार्टर बैक फुटबॉल की टीम के अंदर एक रैंक होता है। बिफ इस चीज़ को एडमिट करता है और कहता है कि मैंने अपनी, अब बिफ आता है और कहता है मैंने ना जो मेरी बिल ऑलिवर के साथ जो मेरी मीटिंग थी ना, मैंने बड़ी ज़्यादा टेरिबल थिंग्स की। कहते बिल को मैं याद भी नहीं था और कहते मैंने उसका पेन भी चोरी कर लिया। और बिफ कहते हैं जब जो भी कुछ हुआ है ना, मैं इसके बारे में अपने फादर को आज राब्ता आने वाला हूँ। विली जो है वो जब होटल में आता है अपने बेटे को बताता है कि ही वॉज फायर्ड, उसको निकाल दिया गया हुआ है। अब विली जो है
सॉरी बिफ जो है वो अपने फादर से अपनी मीटिंग के बारे में झूठ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन बिफ और विली की फ़ाइट हो जाती है। बिफ जो है फाइनली गिव्स अप एंड ट्राइज टू एक्सप्लेन, और जब वो सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि क्या क्या हुआ बिल ओलिवर के पास इसके साथ, तब दोबारा से जो विली है उसको हेलुसिनेशन होती है। उस हेलुसिनेशन में ये बिफ से जो यंगर वर्जन ऑफ बिफ है उसके साथ आर्ग्यू कर रहा होता है, यानी कि स्टोरी दोबारा मेमोरी में चले गई है। मिस फॉरेस्ट्री है एक वुमेन, जिस वुमेन के साथ हैप्पी फ्लर्ट कर रहा था, किसी और औरत के साथ वो वापस आया, और उसके बाद उन औरतों के सामने हैप्पी जो है वो विली को अपना फादर एक्सेप्ट करने से डिनाई कर देता है। विली पास्ट में गया था, अब पास्ट में वो होटल को इमेजिन कर रहा है। वो क्या हेलुसिनेट हो रहा है, अब विली ये इमेजिन कर रहा है कि बोस्टन के होटल रूम के अंदर वो खुद एक औरत के साथ था। वहाँ पे टीन एज बिफ जो था वो आया होटल में, और उसने बताया विली को कि वो मैथ क्लास में फ़ेल हो चुका हुआ है, और अपने फादर से वो बैक करता है कि मिस्टर ब्रिनबाउम से वो बात करें। उस दौरान बिफ को एक औरत की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बाथरूम में छुपी होती है। विली जो है वो बिफ से झूठ बोलता है और कहता है कि ये जो वुमेन है वो बेसिकली इसके नेक्स्ट रूम में रहती है, और वो यहाँ पे शावर लेने के लिए आई क्योंकि उसका शावर टूट चुका हुआ है। लेकिन बिफ जो है वो समझ जाता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। विली औरत को अपने कमरे से बाहर निकालता है, और ये औरत जो उसके ऊपर चिल्लाती है कि उसने मुझसे जो वादा किया था तुमने वो तोड़ दिया, उसके ऊपर येल करती है। फिर विली अपने अफेयर को एडमिट करता है बिफ के आगे, लेकिन प्रॉमिस करता है कि वो औरत उसके लिए कुछ भी नहीं है, एंड ही वॉज लोनली। ये वाला इवेंट था जो बिफ से लड़ते हुए इसने रिकॉल किया, ठीक है। और उसके बाद दोबारा से प्रेजेंट टाइम पे आ गया। रेस्टोरेंट के अंदर वेटर जो है वो विली की हेल्प करते हैं और उसको बताते हैं कि इसके जो बेटे थे वो 2 औरतों के साथ यहाँ से जा चुके हुए हैं। विली जो है वो इंसिस्ट करता है कि उसने एक सीड स्टोर ढूंढना है, ताकि वो सीड स्टोर ढूंढ कर वहाँ से कुछ बीज ले और उसको प्लांटिंग करे, ठीक है। प्लांटिंग करना होप है, सीड जो कि बीज उगता है एक पौधा बनता है, ये भी होप का सिंबल है। एनी हाउ बिफ और हैप्पी जब घर आते हैं अपनी मदर को आके फ्लावर देते हैं। उसकी मदर उनसे पूछती क्या उनको ज़रा भी परवाह है कि उनका फादर मरता है या ज़िंदा रहता है, और कहती है कि इस तरह तो कोई एक स्ट्रेंजर को भी छोड़ के नहीं आता रेस्टोरेंट पे जिस तरह कि उन्होंने अपने फादर के साथ किया। इस दौरान विली जो है वो गार्डन के बाहर जो गार्डन है वहाँ पे प्लांटिंग कर रहा होता है, और वो इमेजिन कर रहा होता है कि वो बेन से एक फ्यूनरल के बारे में, अपने फ्यूनरल के बारे में बात कर रहा होता है, और क्लेम करता है पीपल विल कम फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री टू हिज फ्यूनरल बिकॉज ही इज़ वेल नोन। वो इतना ज़्यादा मशहूर है कि पूरी कंट्री से इसकी फ्यूनरल के ऊपर लोग आएंगे। लेकिन बेन कहता है कि अगर विली ने सुसाइड कमिट कर ली तो वह कवर्ड होगा। विली कहता है बिफ से कि मैं जो अपनी लाइफ को एंड करने वाला हूँ और मैं तुम्हारी लाइफ के जो फेलियर है उसका ब्लेम खुद पे नहीं लूँगा। बिफ की जो रबर ट्यूब था गैस हीटर से अटैच हुआ, वो विली ने नहीं, वो मैंने रिमूव किया था वहाँ से। इसके अलावा जो बिफ है वो अपने फादर से कहता है कि आप जो ड्रीम देखते हैं दे ऑल आर फॉल्स, इनको छोड़ दें। और वो जो ट्यूब रबर था उसको रिमूव करने का क्या पर्पस था, क्योंकि जो विली था उससे सुसाइड करना चाहता था, इसने वहाँ से वो हटा ही दिया। ये पर्पस था कि विली सुसाइड ना करे। और जब अपने फादर को कहता है कि आप ये जो ख्वाब देखते रहते हैं, अमेरिकन ड्रीम जो आपने बना रखा है ना, मतलब ये जो ख्वाब देखता रहता है कि होप है और पॉजिटिव है और एक गुड टाइम आएगा वगैरह वगैरह, ये सब कुछ छोड़ दें। विली बड़ा अमेज्ड होता है ये चीज़ जान करके, ये रोया है। और इसी दौरान जो है हैप्पी वो भी अपनी शादी के बारे में और अपने सेटल डाउन होने की बात कर रहा होता है। विली सोने के लिए चला जाता है, फिर विली उठता है और बेन से बात करता है, और बेन से बात करते हुए जल्दी से अपने घर से उठता है, निकलता है और अपनी कार में जाता है और अपनी कार को बहुत तेज़ से चलाता है। और जब कार ज़ोर से टकराती है तो वहाँ पे हैप्पी और बिफ नीचे आते हैं अपनी जैकेट पहने हुए, जबकि लिंडा वहाँ पे मॉर्निंग क्लॉथ्स के अंदर वॉक कर रही होती है और विली की ग्रेव के ऊपर फ्लावर्स रख रही होती है, ठीक है। तो विली ने क्या किया, ही कमिटेड सुसाइड। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ इसकी डेथ के ऊपर इसकी वाइफ, इसके बेटे और चार्ली थे, ठीक है। ओनली हिज वाइफ, सन्स एंड चार्ली अटेंड द विलीज फ्यूनरल। और लिंडा बड़ी वर्ड होती है इसके अबाउट
और बड़ा हैरान हो रही होती कि बाकी सब कहाँ पे हैं। और इसके बाद लिंडा अपनी फाइनल स्पीच करती है जो कि है, फॉरगिव मी डियर, आई कैन नॉट क्राई, आई डू नॉट नो व्हाट इट इज़, बट आई कैन नॉट क्राई, आई डू नॉट अंडरस्टैंड इट, व्हाई डिड यू एवर डू दैट, हेल्प मी रियली, आई कैन नॉट क्राई, इट सीम्स टू मी दैट यू आर just on an other trip. I keep expecting you. Willie dear, I cannot cry. Why did you do it? I search and search and I search and I cannot understand it, Willie. I made the last payment on the house today. Today, dear, and there all be nobody home. We are free. We are free. We are free. कि अब घर तो हमारा है, घर की लास्ट पेमेंट भी हो चुकी हुई है, लेकिन घर में रहने के लिए कोई नहीं है। जैसे कि वो विली ने कहा था जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि एक दिन क्या होगा, सब कुछ होगा लेकिन रहने के लिए कोई नहीं होगा। तो वही फोरशैडोइंग एंड पे आके कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पे हमारी ये स्टोरी हुई कंप्लीट। आई होप कि आपको ये विद एनालिसिस अच्छे से समझ आ चुकी होगी, कोई भी आपको कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। दुआओं में ख़ास याद रखिएगा। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक भी करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। दुआओं में ख़ास याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।